Okay, good morning to all of you. Morning. Good morning, ma'am. So, पहले कल का रिवीजन कर लेते फटाफट से। मैंने थोड़ा सा ये सेक्शन इन शॉर्ट, जो सेक्शन अपन ने कल पढ़ा था, सेक्शन 141 क्वालिफिकेशंस एंड डिस्क्वालिफिकेशन, वो इन शॉर्ट मैंने आपका नोट्स में भी लिख लिया है, ठीक है। मैं शेयर कर दूंगी आप लोगों को। सबसे पहले अगर अपन बात करें क्वालिफिकेशंस की, तो बताओ क्या क्या क्वालिफिकेशंस होती हैं? चार्टर्ड अकाउंटेंट होना जरूरी है। यस। फुल टाइम प्रैक्टिस और सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है। और अगर फर्म है, पूरा बोलो, एलएलपी, बॉडी कॉर्पोरेट, सारी चीजें। अगर किसी फर्म में मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स चाहिए तो अगर फर्म है तो मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स उसमें क्या होने चाहिए? हमारे सीईओ होने चाहिए। सीईओ होने चाहिए, है ना। एलएलपी बन सकती है? यस मैम, एलएलपी बन सकती है। कैन बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर। अच्छा, सिग्नेचर कौन करेगा? मैम सिग्नेचर दोनों सीए करेगा। ठीक है। सिग्नेचर ऑडिट रिपोर्ट पे होंगे हमेशा एक सीए, ठीक है। तो जो भी बातें थी वो मैंने यहाँ पे पॉइंट्स के अंदर लिख दिए। ये कोई वो पॉइंट्स नहीं है कि हम सेक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैंने पॉइंट्स डाले, ऐसा कुछ भी नहीं है, है ना। अच्छा, एक बॉडी कॉर्पोरेट बन सकती है क्या ऑडिटर? नो मैम, नो मैम। नो मैम। तो यहाँ पे लिख दिया अपन ने, बॉडी कॉर्पोरेट कैन नॉट बी अपॉइंटेड। ये स्टार्टिंग के अपने कंप्लीट हो गए। अच्छा बताइए, एम्प्लॉय और ऑफिसर ऑफ द कंपनी बन सकता है क्या ऑडिटर? नो मैम। ठीक है। ऑफ कंपनी है, वर्ड याद रखना, यहाँ पे क्या है? ऑफ कंपनी है। आप आपके नोट्स के अंदर रेड लाइन, रेड पेन से हाईलाइट कर लेना चीजें। एम्प्लॉय का, जो हमारी कंपनी का एम्प्लॉय है, उसका एम्प्लॉय या उसका पार्टनर कंपनी में बन सकता है? नो मैम, नहीं बन सकता। नो मैम। देन ऑफिसर है हमारी कंपनी का, यहाँ पे भी वर्ड्स क्या है? केवल एम्प्लॉय ऑफ कंपनी एंड ऑफिसर ऑफ कंपनी। ये चीजें हाईलाइट जरूर कर लेना। इसका भी एम्प्लॉय और पार्टनर हमारी कंपनी के अंदर ऑडिटर नहीं बन सकता है। ओके, नाउ सिक्योरिटी का क्या रूल है? हम खुद ने करी है तो नहीं बन सकता। रिलेटिव 1 लाख तक होल्ड कर सकता है, और अगर से ज्यादा हो जाए तो करेक्टिव एक्शन लेने पड़ेंगे 60 डेज के अंदर अंदर। ठीक है, तो यही चीज लिखी हुई है। सिक्योरिटी ओनली रिलेटिव हेल्ड अप टू 1 लाख और फेस वैल्यू है 1 लाख रुपीज। इफ एक्सीड, करेक्टिव एक्शन लेने 60 डेज के अंदर। पार्टनर और पर्सन खुद, यानी कि ऑडिटर, कांट हेल्ड इवन ऑफ ₹1, सिक्योरिटी 1 रुपए का भी नहीं रख सकता है। अच्छा, इंडेप्टेड टू द कंपनी का क्या था अमाउंट? मैम 5 लाख से ज्यादा नहीं हो सकती। हाँ, गारंटी का क्या अमाउंट था? 1 लाख। मैम 1 लाख रुपए। सीलिंग लिमिट क्या थी कंपनी ऑडिट्स की? 20 कंपनीज। अच्छा, अगर कोर्ट ने आपको फ्रॉड के केस में कन्विक्शन किया है, कन्विक्टेड ठहराया है, देन 10 साल तक आप नहीं कर सकते। 10 इयर्स के लिए, उसके बाद ही आप कर सकते हो ऑडिट। 10 इयर्स तक आप ऑडिट नहीं कर सकते हो। अगर आप सेक्शन 144 की सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हो, देन ऑडिट नहीं कर सकते। मैम तो नहीं कर सकते आप ऑडिट। अच्छा, अगर मेरा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंपनी के साथ में बिजनेस रिलेशनशिप है, देन तो भी नहीं कर सकते आप ऑडिट। भी नहीं कर सकते। मैम वो क्या थोड़े से आपने जो बताए एक्सेप्शन थे? एक यस मैम, आपने प्रोफेशनल रिलेटेड आपने बताए थे कि अगर कोई जो उनका बिजनेस ही वही करने का, लाइक मैं प्रोफेशनल कैपेसिटी में आपको कोई सर्विसेज दे रही हूँ, लाइक मैं आपकी कंपनी का ऑडिट कर रही हूँ,
मैं आपकी कंपनी के जीएसटी रिटर्न्स भर रही हूँ, आपकी कंपनी का आरओसी कंप्लायंस कर रही हूँ, तो इसे बिजनेस रिलेशनशिप नहीं कहा जाएगा। ठीक है, फर्स्ट चीज ये थी। सेकंड क्या था कि एज अ कस्टमर मैंने आपकी कंपनी का प्रोडक्ट परचेज किया है या आप सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी है, आपकी सर्विसेज लिए एज अ कस्टमर, तो हम कोई बिजनेस रिलेशनशिप में नहीं है। ठीक है, क्लियर? यस मैम। यस मैम। सेक्शन 144 में क्या क्या सर्विसेज थी, नाम बताओ। मैम इंटरनल एक्चुअल ऑडिट, पिक्चोरियल, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम से रिलेटेड आपने कोई सर्विस प्रोवाइड की है? अकाउंटिंग एंड मैम एक्चुरियल सर्विस, सर्विस ऑफ मैनेजमेंट फाइनेंशियल सर्विसेज, टू फाइनेंशियल सर्विस, यस गुड। आउटसोर्सिंग ऑफ फाइनेंशियल, है ना। फाइनेंशियल से रिलेटेड 4 चीजें आ गई थी हमारे पास में, यही कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम बनाना, मैनेजमेंट सर्विसेज, हम कोई एडवाइजरी सर्विसेज दे रहे हैं, कोई बैंकिंग सर्विसेज दे रहे हैं, है ना, कोई आउटसोर्सिंग फाइनेंशियल सर्विसेज का काम कर रहे हैं, तो ये सब चीजें पैसे से रिलेटेड हो गई, तो हम नहीं बन सकते। इसके अलावा बुक कीपिंग, इंटरनल ऑडिट, एक्चुरियल सर्विसेज। ओके, ये मेन हमारी सर्विसेज थी कि अगर इस टाइप का कोई भी सर्विसेज 144 के अंदर देते हो तो आप ऑडिट नहीं कर सकते। अच्छा, नाउ गवर्नमेंट कंपनी के केस में कौन रेम्युनरेशन डिसाइड करता है? सीएजी। नो मैम, जनरल शेयर होल्डर्स, सॉरी मैम, शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर करेंगे। हाँ, शेयर होल्डर्स, है ना। रेम्युनरेशन कौन डिसाइड करता है? शेयर होल्डर्स इन दी जनरल बॉडी। और यस सर, जनरल। नॉन गवर्नमेंट कंपनी के केस में पूरा आप ही लोग बताओगे। शेयर होल्डर डिसाइड करता है और मैम जिसने अपॉइंट किया वो मैम जिसने decide करेगा। अपॉइंटमेंट किया Director। वही डिसाइड करता है। अगर वो मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, अगर शेयर होल्डर्स तो शेयर होल्डर। ठीक है, सिंपल सा जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, अगर फर्स्ट ऑडिटर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अपॉइंट किया है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कर देंगे, वरना शेयर होल्डर्स करेंगे। ठीक है। अच्छा, रेम्युनरेशन का मतलब क्या होता है? ऑडिट से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस, जो फीस है वो सब पे करना। और मैम और भी जो एक्सपेंसेस होंगे, जैसे आपने होटल वाला बताया था। यस, ऑडिट फीस प्लस अमाउंट इज स्पेंट इन कनेक्शन विद ऑडिट। यस मैम। ठीक है। अच्छा, जो अदर सर्विसेज ऑडिटर प्रोवाइड करवाता है, मैम वो लाइक इंक्लूड नहीं वो इंक्लूड नहीं होगा मैम। इंक्लूडेड नहीं है। तो ये हमने जो भी कल पढ़ा था। अच्छा, देन नेक्स्ट हमने पढ़ा था ऑडिट रिपोर्ट पे साइन कौन करता है? सिंपल सा सेक्शन था, ऑडिटर करेगा। मैम एजीएम को अटेंड करना उसका ड्यूटी है या राइट है? ड्यूटी है, और वहां पे उसे राइट टू बी हर्ड मिलता है ना। और ma'am. नेक्स्ट उसको हर एक नोटिस कंपनी को देना पड़ेगा रिलेटेड टू जनरल मीटिंग, है ना। ये कंपनी की ड्यूटी है। ये कंपनी का ड्यूटी है ना। ये हमने कल जो भी पढ़ा था उसका रिवीजन कर लिया फटाफट से 10 मिनट्स के अंदर। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं पावर एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर। मैम वो ट्रांजिशनल पीरियड 1 ईयर वाला कौन से पॉइंट में था? वो आपका था सेक्शन मैम प्रोहिबिशन सर्विसेज में था वो, सेक्शन 144 के अंदर। ठीक है, Okay, ma'am. मैंने यहाँ पे शायद नहीं लिखा है, वो पॉइंट लिख देती हूँ मैं आपका। जैसे सेक्शन 144 भी मैंने यहाँ पे कॉपी नहीं किया हुआ है ना, क्योंकि वो एज इट इज आपको वहीं से लर्न करना है। तो यहाँ पे मेरे नोटबुक के अंदर सेक्शन 144 भी नहीं है। अब हम पढ़ते सेक्शन 143। सेक्शन 143 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसके है ना बहुत सारे सबसेक्शंस है और सारे ही सबसेक्शंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले हम पढ़ रहे सेक्शन 143 सबसेक्शन 1। ये सबसेक्शन हमें राइट्स बताता है, राइट्स ऑफ ऑडिटर्स। जो सेक्शन 143 है ये पूरा 2 चीजों पे डिपेंड है, पावर्स एंड ड्यूटीज। पावर्स मतलब हमारे पास में क्या क्या राइट्स हैं ऑडिटर के पास में, और ड्यूटीज मतलब उसको क्या क्या काम करना है, दैट इज ड्यूटीज। ठीक है, तो यहाँ पे राइट्स क्या क्या है, बहुत ही सिंपल से। फर्स्ट सबसेक्शन के अंदर बेसिक ओनली एक सिंगल लाइन दी हुई है, उसको मैंने 3 चीजों में ब्रेक किया है। फर्स्ट है राइट टू एक्सेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड वाउचर्स एट एनी टाइम। ऑब्वियसली आप ऑडिटर हैं, ऑडिट करने जाएंगे तो आपको क्या राइट है,
कंपनीज एक्ट कहता है कि आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स को देख सकते हो और वाउचर्स को देख सकते हो एट एनी टाइम। एट एनी टाइम का मतलब है जब से आप अपॉइंट हुए हो और जब तक आपका टेन्योर कंप्लीट नहीं हो जाता है, ठीक है, उस पर्टिकुलर टाइम में आप कभी भी जा करके बुक्स ऑफ अकाउंट्स और वाउचर्स देख सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप ईयर एंड होने के बाद ही जाओ, हम बीच में भी सरप्राइज विजिट कर सकते हैं आपके यहाँ पे और कभी भी आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स और वाउचर्स देख सकते हैं। नो मैटर वेयर केप्ट, कहाँ पे रख रखे हैं आपने, रजिस्टर्ड ऑफिस पे, ब्रांच पे या कोई और पता है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे पास राइट है, हम आकर के देख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, राइट टू टेक इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशंस। वर्ड्स क्या क्या याद रखने, देखिए राइट टू एक्सेस है, राइट टू एक्सेस, देन राइट टू टेक इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशंस। ये वर्ड्स हैं जो याद रखने हैं आप लोगों को। ठीक है, आप किसी भी कंपनी के ऑफिसर या एम्प्लॉय से जाकर के, याद करो ऑडिट एविडेंसेस लेने के लिए हम ऑफिसर और एम्प्लॉय से जाकर के इंक्वायरी करते थे, उनसे इंफॉर्मेशंस लेते थे, है ना। तो वो राइट हमें यहाँ पे कंपनीज एक्ट ने भी प्रोवाइड करवाया है कि आप इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशंस ले सकते हो, किससे, एम्प्लॉयज और ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी से। देन राइट टू इंक्वायर इनटू एनी मैटर्स, यहाँ पे जो मैटर्स लिखे हुए हैं इन मैटर्स के अंदर भी आप इंक्वायरी कर सकते हो। ये जो मैटर्स लिखे हुए हैं ऐसा नहीं है कि केवल इन्हीं के अंदर इंक्वायरी करना है, इनके अंदर तो करना ही है, इसके अलावा जो आपको आपके प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म जजमेंट के अकॉर्डिंग लगता है कि इंक्वायरी करना चाहिए वहां पे तो कर ही सकते हो, इनके पॉइंट्स में भी आप कर सकते हो। ठीक है, फर्स्ट ये सारे पॉइंट्स लर्न करने पड़ेंगे क्योंकि एग्जाम के अंदर एज इट इज क्वेश्चन आ जाता है कि ड्यूटीज लिखिए या राइट्स लिखिए, तो हमें ये सारे पॉइंट्स लर्न होना कंपलसरी है। तो इंक्वायरी किस किस में, फर्स्ट है आपका वेदर लोन्स एंड एडवांसेस मेड बाय द कंपनी आर प्रॉपर्ली सिक्योर्ड और नॉट, है ना। मैं आपको ये चीज प्रॉपर लैंग्वेज के साथ में पढ़ाती हूँ कंपनीज एक्ट के थ्रू। देखिए सेक्शन 143 सबसेक्शन 1, एवरी ऑडिटर ऑफ अ कंपनी शैल हैव अ राइट ऑफ एक्सेस, फर्स्ट जो मैंने पॉइंट उधर लिखा हुआ था, राइट ऑफ एक्सेस at all times to the books of accounts and vouchers of the company, whether kept at registered office of the company or at any other place, कहीं पे भी रखे हो हमें कोई मतलब नहीं है। फिर मैंने इस पॉइंट को ब्रेक करके सेकंड पॉइंट बनाया, क्या, auditor shall be entitled to require from the officers of the company such information and explanations as he may consider necessary for the performance of his duties as auditor. As an auditor मुझे लगता है कि मुझे मेरी ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन या एक्सप्लेनेशन कंपनी के ऑफिसर या एम्प्लॉय से लेना पड़ेगा, तो ये राइट भी मुझे सबसेक्शन 1 ने दिया है। ठीक है, जो मैंने सिंपली नोट्स के अंदर क्या लिखा, इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशंस ले सकते हैं आप किससे, एम्प्लॉयज और ऑफिसर ऑफ द कंपनी से। देन थर्ड जो मैंने लिखा है कि आप इंक्वायरी कर सकते हो फॉलोइंग मैटर्स के अंदर। वो मैटर्स क्या है, ये मैटर्स हमें दिए हुए A to F तक। फर्स्ट समझिए, फर्स्ट मैटर क्या है कि अगर कंपनी ने किसी को लोन्स या एडवांसेस दिए हैं, अगर कंपनी ने किसी भी को भी लोन्स या एडवांसेस दिए हैं तो क्या वो लोन और एडवांस प्रॉपर्ली सिक्योर्ड है क्या। जैसे मैंने लोन दिया 10 लाख रुपए का, तो क्या उसके एवरेज में मुझे सिक्योरिटी मिली है क्या 10 लाख 12 लाख कितने रुपए की, जो प्रॉपर्ली सिक्योर्ड होना चाहिए, क्या वो प्रॉपर्ली सिक्योर्ड है या नहीं है। जो मैंने टर्म्स और कंडीशंस डिसाइड करी है इस लोन्स एंड एडवांसेस के लिए, लाइक आपको रीपेमेंट कितने टाइम पीरियड में करना है, इंटरेस्ट रेट कितना होगा, इंस्टॉलमेंट का अमाउंट क्या होगा, ठीक है, कितने टाइम के लिए टोटल लोन मैंने आपको दिया है, तो ये जो भी टर्म्स और कंडीशंस मैंने डिसाइड करी है वो टर्म्स और कंडीशंस कंपनी के फेवर में तो है ना, कंपनी के मेंबर्स के फेवर में तो है ना, प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी या मेंबर्स तो नहीं है। क्लियर, ये चीज क्या करनी है, ऑडिटर को इंक्वायरी करने का पूरा राइट है ना। सिर्फ ऐसा नहीं है कि कंपनी हमें बोल दे कि तुम सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस चेक कर लो,
प्रॉपर्ली सिक्योर्ड है नहीं है, टर्म्स कंडीशंस क्या है, तुम्हें उससे कोई लेना देना नहीं है। तो हमें ये राइट ऑलरेडी कंपनीज एक्ट ने दे रखा है कि हम हर एक चीज आपसे पूछ सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्लियर? यस मैम। ठीक है, लोन्स एंड एडवांसेस के लिए हमें 3 चीजें देखनी है। क्या क्या? फर्स्ट चीज प्रॉपर्ली सिक्योर्ड है या नहीं, सेकंड चीज टर्म्स और कंडीशंस प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी तो नहीं है। नाउ थर्ड चीज जो है वो डी पॉइंट में दे रखी है, ठीक है, जो मैं अभी ही आपको बता रही हूँ ताकि लर्न करने में इजी लगे आप लोगों को। थर्ड चीज कि इन लोन्स एंड एडवांसेस को कंपनी ने डिपॉजिट हेड में तो नहीं डाल दिया। आप लोग अगर कंपनी का वो देखोगे फॉर्मेट, है ना, तो वहां पे फॉर्मेट डिपॉजिट्स अलग दिए हुए, लोन्स एंड एडवांसेस का हेड अलग दिया हुआ है। तो ऑडिटर को ये इंक्वायरी करना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कुछ डिपॉजिट्स हैं जो रियल में डिपॉजिट्स नहीं है और उनको आपने लोन्स एंड एडवांसेस है और उनको आपने डिपॉजिट्स में शो कर दिया। तो सिंपली इसके लिए क्या याद रखना है हमें, हेड चेंज तो नहीं हो गया, डिपॉजिट्स में तो शो नहीं कर दिया। क्लियर? तीनों पॉइंट लोन्स एंड एडवांसेस से रिलेटेड। नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या है? बी पॉइंट, whether transactions of the company which are represented merely by book entries are prejudicial to the interest of the company। कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस होते हैं जिनके अंदर रियल में ना तो कैश इनफ्लो होता है ना ही कैश आउटफ्लो होता है। जैसे अकाउंट्स याद करके सोच के बताइए। गुड। प्रोविजंस, डेप्रिसिएशंस, रिजर्व्स, रिवैल्यूएशन रिजर्व्स, वो रिजर्व्स के अंदर ही आ गया, है ना। तो ये सारी चीजें केवल क्या होती है, बुक एंट्रीज पास होती है। रियल में ना तो कैश इनफ्लो होता है ना कैश आउटफ्लो होता है। हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को कंप्लाई करने के लिए सिर्फ बुक एंट्रीज कर रहे हैं। तो ऑडिटर को ये चीज चेक करनी है कि ये जो ट्रांजैक्शंस हैं कहीं ऐसा तो नहीं है आपने एक्सेस प्रोविजंस बना दिए हैं, ठीक है, कहीं ऐसा तो नहीं है डेप्रिसिएशन रेट बहुत ज्यादा हाई लगा दी है आपने, ठीक है, रिजर्व्स में पैसा ही नहीं डाल रहे हो, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं ऑडिटर के पास में राइट है कि आप चेक कर सकते हो कि जो भी ट्रांजैक्शंस बुक एंट्री से शो होते हैं वो कोई प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी तो नहीं है, ठीक है। बी पॉइंट क्लियर? वापस बताना। ओके, क्या लिखा है, ट्रांजैक्शंस ऑफ द कंपनी विच आर रिप्रेजेंटेड मेयरली बाय बुक एंट्रीज। मेयरली मतलब होता है ओनली, सामने सिर्फ उसका बुक एंट्री कर रखा है। बुक एंट्री का मतलब क्या होता है, रियल में ना तो कोई कैश इनफ्लो होता है ना ही कोई कैश आउटफ्लो होता है। जस्ट फॉर कंप्लायंसेस पर्पस हमने कुछ ट्रांजैक्शंस एंटर्ड किए हैं बुक्स के अंदर, ठीक है। नाउ ऐसे कौन से ट्रांजैक्शंस होते हैं, तो आपको पता है पीबीडीडी बनाते हैं, तो पीबीडीडी बना रहे तो ना तो कोई इनफ्लो होता है ना आउटफ्लो होता है। हमारे पास में एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है कि फ्यूचर लॉसेस को एक कॉन्सेप्ट भी है, साथ में आपका ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी डील करता है। जब पढ़ोगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तब पता चलेगा कि फ्यूचर लॉसेस को हमें करंटली क्या कर लेना चाहिए, रिकॉर्ड कर लेना चाहिए, आज ही रिकॉर्ड कर लेना चाहिए, ठीक है। तो अब हम उसके लिए क्या करते हैं, सिर्फ एक बुक एंट्री करते हैं। तो ना ये जो बुक एंट्री करी है आपने कहीं गलत तो नहीं कर दी, कहीं इस बुक एंट्री के थ्रू आप कोई फाइनेंशियल परफॉर्मेंस या फाइनेंशियल पोजीशन में अप एंड डाउन तो नहीं करना चाहते, विंडो ड्रेसिंग तो नहीं करना चाहते हो, ठीक है। इन सबको हम क्या कह रहे हैं, प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। तो ऐसे ट्रांजैक्शंस कहीं प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी तो नहीं है, ये चीज ऑडिटर को चेक करने का राइट है। प्रेजुडिशियल का मतलब होता है हानिकारक। ओके, क्लियर? यस और नो? यस मैम। यस मैम, क्लियर। ओके, नाउ सी पॉइंट। सी पॉइंट अच्छे से समझिएगा। देखिए, अगर मेरी कंपनी इन्वेस्टमेंट कंपनी है, इन्वेस्टमेंट कंपनी क्या काम करेगी,
हम इन्वेस्टिंग करती शेयर्स में, डीलिंग, यही काम रहता है उनका। शेयर्स में, डिबेंचर्स में, सिक्योरिटीज में डील करेगी, है ना, वो यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करेगी। नाउ बैंकिंग कंपनी भी क्या करती है, इन्वेस्ट करती है पैसा, ठीक है। यस मैम, वो करके इन्वेस्ट करती है, वो इन्वेस्ट करती है। तो नाउ समझो अगर इन्वेस्टमेंट कंपनी और बैंकिंग कंपनी है, क्या उनके लिए पॉसिबल होगा क्या कि हमेशा जब भी वो शेयर खरीदें, शेयर से लाइक खरीदा 100 रुपए में, तो उसे हमेशा हायर वैल्यू पे ही सेल करें। अगर हायर वैल्यू नहीं चल रही मार्केट में तो उसे होल्ड करके रखें। क्या ये पॉसिबल है उन लोगों के लिए? नहीं है पॉसिबल, क्योंकि सिंपली वो क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट परचेज करते हैं, है ना। जब भी उनके कस्टमर्स को नीड होगा मनी का और उनके पास में अगर उतना लिक्विडिटी एट दैट पर्टिकुलर टाइम नहीं है, तो उन्हें शेयर्स को बेच करके पैसा लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये उनकी नॉर्मल एक्टिविटी होती है इन्वेस्टमेंट कंपनी और बैंकिंग कंपनी की, कि वो शेयर, डिबेंचर और सिक्योरिटी खरीद रहे हैं तो उससे लोअर अमाउंट पे सेल कर सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये उनका नॉर्मल एक्टिविटी है ना। अगर कोई कंपनी है जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व है, क्या वो इन्वेस्टमेंट नॉर्मली करती रहेगी? क्या ये उसका नॉर्मल वर्क होगा? ऑर्डिनरी नहीं होगा। वो केवल कब करेगी इन्वेस्टमेंट करने का काम? जब उसके पास में एक्सेस सरप्लस फंड्स पड़े हैं, ओनली तभी वो क्या करेगी, शेयर्स में किसी अनदर कंपनी का शेयर परचेज कर लिया, डिबेंचर परचेज कर लिया। तो क्या वो इस पर्पस से करेगी क्या कि मैं ये लॉस खा करके भी बेच दूंगी? नो मैम, प्रॉफिट में करेगी। नो मैम, प्रॉफिट में। वो हमेशा क्या करेगी, प्रॉफिट पे ही करेगी 99%। बट 1% चांसेस हो जाते हैं कि भाई हमें बहुत ही ज्यादा नीड है पैसों की और हमें शेयर्स को लेस देन परचेज्ड वैल्यू पे सेल करना पड़ेगा, ये चांसेस हो सकते हैं। तो यहाँ पे ऑडिटर का क्या काम है, ऑडिटर का क्या राइट है कि अगर आपकी कंपनी ने ड्यूरिंग द ईयर कोई शेयर्स, डिबेंचर सेल किए थे जो आपके पास ऑलरेडी पड़े थे, तो ऑडिटर को ये राइट है कि वो ये चेक करे कहीं ये सेलिंग आपने परचेज्ड वैल्यू से कम तो नहीं करी है, ठीक है। अगर कम कर दी है तो उसके रीजंस क्या हैं, वो रीजंस हमें आपसे जानने का पूरा राइट है। क्यों? क्योंकि नॉर्मली आप शेयर्स, डिबेंचर्स हमेशा इसी पर्पस से खरीदते हैं कि हम इन्हें प्रॉफिट में आएंगे तब सेल करेंगे, क्योंकि मेरा नॉर्मल ऑर्डिनरी बिजनेस शेयर परचेज सेल करना नहीं है। तो वही ये सारी बातें एक लाइन में पॉइंट सी के अंदर लिखी है, देखिए, वेयर द कंपनी नॉट बीइंग एन इन्वेस्टमेंट और बैंकिंग कंपनी। ये जो हम बात कर रहे हैं आगे वाली, वो सिर्फ उस कंपनी के लिए बात कर रहे हैं जो कि इन्वेस्टमेंट और बैंकिंग कंपनी नहीं है। Whether so much of the assets of company as consist of shares, debentures and other securities, हमारे टोटल असेट के पोर्शन में जितना पैसा शेयर, डिबेंचर और अदर सिक्योरिटीज में लगा है, कहीं वो चीज आपने हैव बीन सोल्ड एट अ प्राइस लेस देन दैट एट विच दे वर परचेज्ड बाय द कंपनी। कंपनी ने जिस वैल्यू पे परचेज किए हैं, कहीं उससे कम वैल्यू पे तो आपने सेल नहीं कर दिए हैं। ये चीज जानने का राइट है किसको? ऑडिटर को। क्लियर? समझ में आ गया? यस मैम, है ना। मैम, तो सिंपल सा क्या बोल रहा है ये लाइन कि अगर मेरी कंपनी इन्वेस्टमेंट और बैंकिंग कंपनी नहीं है तो ऑडिटर को क्या चेक करना है? ऑडिटर को चेक करना है कि ड्यूरिंग द ईयर अगर आपने कोई शेयर, डिबेंचर, सिक्योरिटी सेल किया है तो कहीं आपने वो परचेज वैल्यू से कम पे तो सेल नहीं कर दिया। ये चीज जानने का पूरा राइट है ऑडिटर को। डी पॉइंट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ई पॉइंट बहुत ही सिंपल सा है, वेदर पर्सनल एक्सपेंसेस हैव बीन चार्ज टू रेवेन्यू अकाउंट। सबको पता है कि डायरेक्टर्स या किसी के भी एम्प्लॉय के पर्सनल एक्सपेंसेस आप P&L के अंदर डेबिट नहीं कर सकते। तो ऑडिटर को ये चीज जानने का राइट है। वो आपसे किसी भी पर्टिकुलर लाइक उसे लग रहा है ये ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस तो पर्सनल है, तो वो उसके ऊपर आपसे क्वेरीज कर सकता है, इंक्वायरीज कर सकता है कि आप यहाँ पे गए तो क्यों गए, आपने जाकर के क्या काम किया, इससे बिजनेस को क्या बेनिफिट हुआ, है ना। अगर आप इन सारे क्वेश्चंस के आंसर दे पाते हैं तो हमें लगेगा कि यस ये बिजनेस एक्सपेंसेस ही होगा, अदरवाइज हम उसे पर्सनल एक्सपेंसेस
मान सकते हैं, मान करके आपसे मतलब हमारे पास में प्रूफ्स होने चाहिए। पर्सनल एक्सपेंसेस होकर के हम ये चेक करेंगे कि कहीं आपने उसे P&L में तो नहीं डाल दिया है। नाउ F पॉइंट, whether it is stated in the books and documents of the company that any shares have been allotted for cash, whether cash actually been received in respect of such allotment, and if no cash has been actually so received, whether the position as stated in the books and balance sheet is correct, regular and not misleading। सबको पता है कि शेयर्स दो तरीके से इशू होते हैं, एक फॉर कैश और एक अदर देन कैश, पता है? यस मैम। यस मैम। है ना, फॉर कैश मतलब हम शेयर्स अलॉट करेंगे, हमारे पास पैसा आएगा, और फॉर अदर देन कैश का मतलब हमने कोई मशीनरी परचेज किया, बिल्डिंग परचेज किया और रिटर्न में उनको मनी नहीं दे करके हमने क्या इशू कर दिए, शेयर्स इशू कर दिए। ये आप लोगों ने फाउंडेशन में 12th क्लास में सबने पढ़ रखा है, ठीक है। तो नाउ ये एफ पॉइंट मुझे क्या कहता है, एफ पॉइंट मुझे ये कहता है कि अगर कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स मुझे ये कहते हैं कि आपने कोई शेयर फॉर कैश इशू किया है, आपने कोई शेयर्स फॉर कैश ड्यूरिंग द ईयर इशू किए हैं, तो ऑडिटर को ये इंक्वायरी करने का राइट है कि इससे रिलेटेड पैसा आपको रियल में मिला या नहीं मिला, आपके बैंक अकाउंट में पैसा आया या नहीं आया, इस पर्टिकुलर अलॉटमेंट से रिलेटेड सारी इंक्वायरी करने का राइट मेरे पास में है। अगर मान लो पैसा रियल में रिसीव नहीं हुआ है तो जो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होना चाहिए वो प्रॉपरली अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपने किया या नहीं किया। लाइक कॉल से एरियर है तो कॉल से एरियर से रिलेटेड एंट्री की नहीं की, उसके ऊपर इंटरेस्ट ड्यू कर रहे हो नहीं कर रहे हो, ये सारी चीजें इंक्वायरी करने का राइट ऑडिटर के पास है कि कंपनी के एम्प्लॉयज से या ऑफिसर्स से वो ये सारी चीजें पूछ सकता है। क्लियर, सबको समझ में आया? यस मैम। ठीक है। नाउ provided that the auditor of a company which is a holding company shall also have the right of access to records of all its subsidiary and associates company in so far as it relates to consolidation of its financial statement। देखिए इसका मतलब मैं आपको समझा देती हूँ, पहले ये पॉइंट देखो मैंने नोट्स में लिखा है या नहीं लिखा है, लिखा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर मैं ऑडिटर हूं, ठीक है, कौन सी कंपनी का, होल्डिंग कंपनी का, अच्छे से समझिएगा ये पॉइंट, मैं एक होल्डिंग कंपनी की ऑडिटर हूं, ठीक है, तो मेरे को राइट है कि मैं उस होल्डिंग कंपनी की सब्सिडरी एंड एसोसिएट्स कंपनी, उस होल्डिंग कंपनी की सब्सिडरी एंड एसोसिएट्स कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी देख सकती हूँ। मुझे क्या राइट है, फोर्थ राइट ये आ गया मेरे पास, मुझे राइट है कि मैं उस होल्डिंग कंपनी की जो भी सब्सिडरी है या एसोसिएट कंपनीज है उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी देख सकती हूँ। क्यों देख सकती हूँ, वो रीजन बताती हूँ कि जो होल्डिंग कंपनी का ऑडिटर होता है उसे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने पड़ते हैं, ठीक है। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, जब आप फाइनल में आएंगे तब पढ़ेंगे कि कैसे बनते हैं, अभी सिंपल लैंग्वेज में बता रही हूँ। कंसोलिडेटेड मतलब होल्डिंग, सब्सिडरी और एसोसिएट तीनों के फाइनेंशियल्स को जोड़ करके एक फाइनेंशियल्स बनाए जाते हैं, ठीक है। जो होल्डिंग कंपनी का ऑडिटर होता है उसके ऊपर एक ड्यूटी है, क्या, कि आपको CFS बनाने, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने हैं। इस कंसोलिडेटेड का मतलब क्या होता है, होल्डिंग का इंडिविजुअल प्लस सब्सिडरी का इंडिविजुअल प्लस एसोसिएट्स का इंडिविजुअल, इन तीनों के फाइनेंशियल्स को लो और तीनों की अमाउंट्स को ऐड करके एक सिंगल बैलेंस शीट और एक सिंगल P&L बनाओ, ठीक है। तो ये काम किसको करना है, होल्डिंग के ऑडिटर को करना है। तो इस काम को परफॉर्म करने के लिए हम आपको राइट देंगे तभी तो आप इस ड्यूटी को परफॉर्म कर पाएंगे। तो उसके लिए हमने क्या राइट दिया है आपको, कि आपके पास में राइट है कि आप सब्सिडरी और एसोसिएट्स के रिकॉर्ड्स को भी एक्सेस कर सकते हो। क्यों एक्सेस कर सकते हो,
क्योंकि आपको कंसोलिडेशन करना है इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। इसके अलावा किसी और पर्पस के लिए एक्सेस राइट नहीं दिया है हमने आपको। एक्सेस राइट सिर्फ इसलिए दिया है ताकि आप CFS बना पाओ। क्लियर, समझ में आया? ठीक है, तो वापस से लैंग्वेज पढ़िए। प्रोवाइडेड दैट द ऑडिटर ऑफ अ कंपनी विच इज अ होल्डिंग कंपनी, यानी कि होल्डिंग कंपनी का ऑडिटर शेल ऑल्सो हैव द राइट, उसके पास में एक को राइट है क्या, ऑफ एक्सेस टू रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल इट्स सब्सिडरीज एंड एसोसिएटेड कंपनीज। उस होल्डिंग कंपनी की सब्सिडरी या एसोसिएटेड के रिकॉर्ड्स के ऊपर वो एक्सेस कर सकता है। कब एक्सेस कर सकता है? इन सो फार एज इट इज रिलेट्स टू द, ओनली तब एक्सेस करेगा जब वो किससे रिलेटेड है? CFS से, कंसोलिडेशन ऑफ इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद दैट ऑफ सब्सिडरी एंड एसोसिएट, यानी होल्डिंग प्लस सब्सिडरी प्लस एसोसिएट का मुझे CFS बनाना है, तो मेरे पास राइट है कि मैं सब्सिडरी और एसोसिएट के रिकॉर्ड्स को भी एक्सेस कर सकती हूँ। सारे राइट्स समझ में आ गए? टोटल 4 राइट्स है। फर्स्ट राइट क्या था? एक्सेस टू बुक्स को एग्जामिन कर सकते Vouchers and books of accounts. बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड वाउचर्स, है ना। सेकेंड राइट क्या था? इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन की इंफॉर्मेशन एग्जामिन। ठीक है। थर्ड क्या था? इन सब मैटर्स में इंक्वायरी कर सकते हैं। ओके, यस। बाकी जो इन्वेस्टमेंट वाला पॉइंट है, इसमें ये ऑडिटर चेक कर रहा है, उसका इंटेंशन ये है कि अगर ये अनयूजुअल है कि मतलब नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी ऐसा क्यों करेगी, तो उसके पीछे कहीं उसने फ्रॉड तो नहीं किया। तो मैम किस वे में कोई कंपनी कैसे फ्रॉड कर सकती है, एक बार एग्जांपल देना मैम। फ्रॉड का नहीं, मेन पर्पस यहाँ पे आपका ये इंक्वायरी करने का है कि लाइक आपने कोई शेयर परचेज किया तो उसको लेस देन वैल्यू पे तो सेल नहीं कर दिया, और लेस देन वैल्यू पे सेल किया तो आपका क्या इंटेंशन था कि आपने इसे लेस देन वैल्यू पे किया? आपको ऐसी क्या नीड आ गई थी कि आपको इसे, क्योंकि ये क्या हुआ, शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट के खिलाफ हुआ, क्योंकि शेयर होल्डर्स को आप क्या करवा रहे हो? लॉस करवा रहे हो। ठीक है, तो दिस इज प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी कि आपने जो परचेज्ड वैल्यू था शेयर का, उससे भी कम वैल्यू पे आप उसे सेल कर रहे हो। तो हमारे पास राइट है कि हम इस सेलिंग के पीछे के रीजंस आपसे जान सकते हैं। इसके पीछे फ्रॉड का कोई इंटेंशन नहीं है। हम फ्रॉड एक्चुअली यहाँ पे कैसे कर सकते हैं? जब क्या वॉइस नहीं आई आपकी मैम? इसके पीछे जेन्युइन रीजंस ही होंगे ना कि जेन्युइन रीजंस हो सकते हैं, बिल्कुल जेन्युइन रीजंस हो सकते हैं, बट कुछ आप कैश का मैनिपुलेशन भी कर सकते हो। लाइक आपने यहाँ से कैश निकाल लिया, आपको कोई अर्जेंसी थी नहीं बिजनेस के अंदर, फिर भी आपने इनको बेच दिया। ठीक है, आपको पैसा अपने पर्सनल यूज के लिए चाहिए था डायरेक्टर्स को, और डायरेक्टर्स को लगा क्या करें, कैसे पैसा निकाले, बिजनेस, घर में पैसा नहीं था, तो उन्होंने क्या किया, सेल कर दिए शेयर्स और वो पैसा पर्सनल यूज में यूज ले लिया। तो कुछ इस टाइप के रीजंस भी हो सकते हैं, इसलिए हमारे पास में राइट है कि हम आपसे पूछ सकते हैं। ओके मैम, ठीक है, तो ये इंक्वायरी करने के राइट से इतने सारे मैटर्स पे। और फोर्थ राइट क्या हो गया? ऑडिटर हैव राइट टू एक्सेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स of subsidiary and associates for the purpose of consolidated financial for the purpose of consolidated financial statements, है ना। CFS लिख रही हूँ, सबको याद कर लेना। CFS का मतलब क्या है? Consolidated Financial Statements. Now 143 subsection 2 अगेन डायरेक्ट पे जा रही हूँ, फिर नोट्स में से पढ़ा दूंगी कि नोट्स में किस हिसाब से लिखा हुआ है। सबसेक्शन 2 बहुत ही सिंपल सा है, आज तक बहुत बार पढ़ चुके हैं हम। क्या क्या चीजें लिखी हुई है इसके अंदर कि ऑडिटर का ड्यूटी है कि आपको रिपोर्ट इशू करना है। ठीक है, ऑडिट रिपोर्ट इशू करना है, उसके ऊपर ऑडिट रिपोर्ट पे साइन वही करेगा। ऑडिट रिपोर्ट के अंदर आपको यही लिखना है कि भाई मेरे अकॉर्डिंग टू माई बेस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, जो भी मुझे आपके बुक्स ऑफ अकाउंट से मिला है ना, और जो भी मैंने मेरे अकाउंटिंग ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई करते हुए
सारी चीजें ऑडिट प्रोसीजर्स को फॉलो करते हुए लिया, तो मेरे हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे या नहीं दे रहे, ये चीज आपको कहाँ लिखनी है, ऑडिट रिपोर्ट के अंदर लिखनी है। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट हमें किसके बारे में बता रहे हैं, ऑडिट रिपोर्ट के बारे में, ये कि ऑडिटर क्या करेगा, एक रिपोर्ट बनाएगा। ये रिपोर्ट किसको एड्रेस करते हैं हम इस रिपोर्ट के अंदर, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ सकता है, कंपनीज के केस में ऑडिट रिपोर्ट किसको एड्रेस करके बनाई जाती है, तो मेंबर्स ऑफ द कंपनी को एड्रेस करके बनाई जाती है। ठीक है, तो हम ऑडिटर एक रिपोर्ट बनाते हैं जहाँ पे एड्रेस करते हैं मेंबर्स ऑफ द कंपनी को, और उन्हें ये बताते हैं कि हमने सारे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और जो भी प्रोविजंस ऑफ एक्ट है सबको कंप्लाई करते हुए मेरी बेस्ट नॉलेज के अकॉर्डिंग इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक किया है, और मेरे अकॉर्डिंग ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, ये चीज आपको कहाँ लिखनी है, रिपोर्ट के अंदर लिखनी है। ठीक है, क्लियर, सबको समझ में आ गया सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है, जो आज तक हमने ऑडिट में पढ़ा है। हाँ, यस मैम, एक और बार बता दूं। ठीक है, फर्स्ट सबसेक्शन 2 से एक ऑब्जेक्टिव बन सकता है क्या, कि ऑडिटर इन केस ऑफ कंपनी किनको एड्रेस करता है, ऑडिट रिपोर्ट में किसको एड्रेस करके लिखता है। जैसे आप लेटर लिखते हो ना, टू द प्रिंसिपल एप्लीकेशन लिखते हो ना, तो वहां पे एड्रेसी कौन है, आपके प्रिंसिपल होते हैं। तो अब हमें ऑडिट रिपोर्ट भी बनाते हैं ना, तो सबसे पहले यही लिखा जाता है, टू द मेंबर्स ऑफ द कंपनी।